हर्तुकुल गाजी को आजकल कौन नहीं जानता। अब तो सभी इस ड्रामे के दीवाने हो चुके हैं। हकीकत पे मबनी काए कबीला पर बना ये ड्रामा पूरे पाकिस्तान में अपनी मकबूलियत गाड़ चुका है। जो इस ड्रामे को देखता इसका दीवाना हो जाता है। इस ड्रामे को देखने के बाद शायद आपके भी ज़हन में एक सवाल उठता होगा कि जिस सकाफत में आप उन कनीज़ों को देखते हैं वो सकाफत आज भी कहीं ना कहीं आपको नजर आती होगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बलोच कौम राज के बारे में। जो कोई नहीं कौम नहीं। क्या आपको नहीं लगता अर्तुगरुल गाजी बलोच कौम में से था? शायद आधा कबीला बलोच कौम में से थी। इस बात को वाज़ेह करने से पहले हम बलोच कौम की तारीख के बारे में जान लेते हैं ताकि इस बात को आपके सामने वाज़ेह कर सके। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुनैडी के और आप देख रहे हैं बलोच एक्सपर्ट टीवी। बलोच कौम इस रूए जमीन पर अचानक वारिद होने वाली कोई नई कौम नहीं, बल्कि आज से सैकड़ों साल पहले भी इनका जिक्र तारीखी किताबों में मिलता है। बलोच अपने रहम सहन, इक़दाम, तहजीब और सकाफत से भी अपने इर्द गिर्द मौजूद तमाम अफवाक से मुख्तलिफ है। वैसे तो बलोच कौम पर बहुत सारी किताबें लिखी जा चुकी है, लेकिन आज बलोच कौम की मुख्तसर तारीख बयान करूंगा। सकाफत और लिबास से बलोच वादी बलोच के रहने वाले हैं। ये वादी शाम में अलफ के करीब ईरान की सरहद के साथ वाक़ है। खास बलोच की नस्ब के बारे में बड़ा इख्तिलाफ पाया जाता है। बाज मौरकीन इसे तुर्कमान नस्ल से मानते हैं, जबकि बाज के मुताबिक ये नस्लन हरब हैं। डॉक्टर बिलू ने इसे राजपूत लिखा है। प्रोफेसर कीम के ख्याल में वो ताजुक नस्ल से हैं। गुलबर ने साबित किया है कि बलोच मकरान के कदीम बाशिंदों बाकियात हैं, जबकि सरदार मोहम्मद खान गशूरी ने यह नजरिया पेश किया है कि बलोच खानदानी और बाबरी हैं और मशहूर हुक्मरान नमरूद की नस्ल से हैं। हेले बाबुल अपने कौम में देवता को बाले अजीम कहा करते थे। यूनानियों ने इसे बलूस कहा है। कदीम लफ्ज बलूस और बलूस के तौर पर तहरीर और बयान में आता रहा। अरब इसे बलूच अदा करते हैं और ईरानी इसे बलोच लिखते हैं और बोलते हैं। हमारे यहाँ ईरानी लफ्ज बलोच राइज है। असल में ये लफ्ज बलूस है, जिसे अरबों ने बलोच और ईरानियों ने बलोच लिखा। खुद बलोचों के पास एक नज़म के सिवा कोई कदीम मवाद मौजूद नहीं। इस नज़म में लिखा गया है वो अमीर अमजा की औलाद हैं और अलब से आए हैं, और इसमें मजीद ये भी बयान हुआ है कि इन्होंने करबला में हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को साथ दिया था और इनकी शहादत के बाद वो वापूर पहुंचे और वहां से सिस्तान और मकरान आए। जरकिस के हैद में बलोच ईरानी बादशाहों के दरबार में हाला ओहदों पर फायज रहे, लेकिन बाद में बलोच ईरानी बादशाहों के लिए खतरा बन गए। इसलिए उन्होंने निहायत बेदर्दी से इनके खिलाफ मुहिम जोई की। इसका तस्करा फिरदौसी ने शाना में बड़ी तफसील से बयान किया है। गुमा ने इसके नतीजे में बलोचों की कुव्वत इस इलाके में टूट गई और मजबूरन जनूब व मशरिक के पहाड़ में जाकर रहने लगे। बैंस ने बलोचों की हिजरत के बारे में अपनी किताब दी बलोच राइज में लिखा है, बलोच ने 2 दफा नकल मकानी की और दोनों बार हिजरत की वजह एक बड़े इलाके में नए फातियों की पेशकश में थी। पहली हिजरत उस वक्त हुई जब परकिस सर्जिकियों के हाथों वलीमे और गजमनी ताकतों का खात्मा हुआ। इस इलाके पर ये लोग घर बार छोड़कर सिस्तान और मगरबी मकरान के इलाके में आकर आबाद हुए। दूसरी बार इन्होंने इस इलाके को छोड़कर मशरकी मकरान और सिंध का रुख किया। ये हिजरत चंगेज खान की अमलो जलाउद्दीन की जंगों की वजह से हुई। दूसरी हिजरत के नतीजे में इन्होंने पहली बार वादी सिंध में कदम रखा, जिससे उन्हें तीसरी और आखिरी हिजरत ने इनके बड़े हिस्से को हिंदुस्तान के मैदानी इलाकों में मुंतशिर किया। इस आखिरी हिजरत का जमाना हिंदुस्तान पर तैमूर लंग के हमले, बाबर के उरीज का जमाना है। 5 कबीलों ने खलात पर काबिज होकर बलोचों को सिंध और पंजाब के दरमियानी इलाकों की तरफ जाने पर मजबूर कर दिया। ये वाकया बलोचों की तारीख में नाकाबिले फरामोश है। इस वाक़े के बाद बलोच कौम 2 ग्रुपों में तस्कीम हो गई और अब मशरकी और मगरबी बलोचों के दरमियान में खलात के बराबी भी नजर आते हैं। 15वीं सदी 30वीं बलोचों की 2 कबीलों रिंद और लाशार साथ साथ वस्ती बलुचिस्तान की तरफ बढ़े
جو لوگ ان کے مقابلے پر تھے یا وہ قتل کر دیے گئے یا انہوں نے اطاعت قبول کر دی۔ آخر میر چاکر خان کی آڑ میں سارا بلوچستان بلوچوں کے قبضے میں آ گیا اور وہاں ان کی حکومت قائم ہو گئی۔ میر چاکر خان ایک عظیم بلوچ تھا۔ وہ امیر جلال خان کے اولاد میں سے تھا۔ اس نے خزدار، ترائے مولا، کچھی کی میدان، ترائے بولان اور گاڈر پر قبضہ کرنے کے بعد سبی کو فتح کیا۔ اس کے بعد ان دونوں قبیلوں رند اور لاشار میں جنگیں چھڑ گئی جو 30 سال تک جاری رہی۔ بلوچوں کی زبان بلوچ ہے جو جنوب و مغربی ایرانی زبان ہے۔ بلوچوں کی بہت بڑی اکثریت مسلمان ہے اور ایک اندازے کے مطابق 70% بلوچ پاکستان میں آباد ہے۔ پاکستان کے علاوہ وہ بلوچ قوم ایران، عمان، افغانستان، متحدہ عرب امارات، بھارت، ترکمانستان میں بھی آباد ہیں۔ بلوچی بولنے والوں کی تعداد کا اندازہ 1.5 سے 2 کروڑ کے درمیان ہے۔ تاہم حقیقی اعداد و شمار یہ نہیں بتا سکتے کہ اصل بلوچ اور خود کو بلوچ کہلوانے والوں کی اصل تعداد کتنی ہے۔ اگرچہ براوی اور بلوچ قبائل بہت حد تک گھل مل چکے ہیں، تاہم ابھی براوی کو الگ قبیلہ مانا جاتا ہے۔ بلوچوں میں وہ افراد شامل ہیں جو سرائکی، سندھی اور براوی بولتے ہیں۔ اس سے ان کی تعداد بہت بڑھ جاتی ہے۔ بہت سے بلوچ جو بلوچستان سے باہر رہتے ہیں وہ ایک سے زائد زبانوں پر عبور رکھتے ہیں۔ یہ لوگ سندھیوں، براویوں، ایرانیوں اور پشتونوں سے گل مل چکے ہیں۔ بلوچوں کے بڑے قبائل مری بگٹی بلوچی زبان بولتے ہیں۔ لاکھو قبیلہ جو وسطی بلوچستان میں رہتا ہے بلوچوں کو مادری اور براوی کو سالوی زبان کی طرح بولتے ہیں۔ بزنجو اور محمد سالی قبیلہ دونوں زبانیں استعمال کرتے ہیں۔ بنگول زائی قبیلہ براوی بولتا ہے جبکہ گور شالی جو راجپور میں بلوچوں کا سب سے بڑا قبیلہ ہے بلوچی زبان بولتے ہیں۔ لگاری قبیلہ ڈیرہ اسماعیل خان میں بلوچی اور رحیم یار خان میں سرائکی بولتے ہیں، جبکہ سندھ میں لگاری سندھی زبان بولتے ہیں۔ تمام باتوں کو سننے کے بعد ایک بات تو واضح ہوتی ہے کہ بلوچ قوم کوئی نئی قوم نہیں، بلکہ اس قوم نے ہمارے نبیوں کے ساتھ مل کر بڑی بڑی جنگیں لڑی ہیں اور ارطغرل غازی اور سلمان شاہ کے اس دور میں بھی ان کے شانہ بشانہ رہی ہے۔ لیکن یہ بات کہنا مشکل ہے کہ ارطغرل غازی اور سلمان شاہ بلوچ تھے یا ان کی نسل میں سے تھے، کیونکہ بلوچ قوم کی اصل ہسٹری کو ہی مٹا دیا گیا ہے۔ شاید مسلمان دشمن عناصر نے بلوچ قوم سے خوف کھا کر یہ کام سر انجام دی۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے نیچے دیے ہوئے بٹن کو دبا کر میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر کے میرے چینل کا حصہ بنیں تاکہ مزید ایسی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کر لیں۔